हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960s में 1960 के डेकेड्स में क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसके बारे में देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 1970s के डेकेड्स में क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इस पर नज़र डालने वाले हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज उस इवेंट को देखने वाले हैं जिसे सुनकर आप सभी का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा कि हम हैं इंडियंस। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि इंडिया बहुत ही अच्छा कंट्री है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 1970s में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट क्या हुआ था, वो था 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है 3 दिसंबर 1971 पे स्टार्ट हुआ था। अब ये वॉर क्यों हुआ था और कैसे हुआ था मैं आपको ये बताती हूँ। हमारी टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया गया है, लेकिन हिस्ट्री जब पढ़ ही रहे हैं तो एक लाइन में क्यों पढ़े, पूरा समझते हैं क्या हुआ था। तो इंडिया के बगल में जो देश है बांग्लादेश, ये पहले पाकिस्तान का एक पार्ट था जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो अभी जो मेन पाकिस्तान है, मतलब उस समय का वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, वहाँ के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ही अन्याय और अत्याचार करते थे। तो एक बार क्या हुआ, शेख मुजीबर रहमान, यहाँ पर उनका नाम भी दिया गया है, शेख मुजीबर रहमान, इन्होंने इलेक्शंस जीता और प्राइम मिनिस्टर की पदवी को प्राप्त किया। लेकिन जो मेन पाकिस्तान है अभी का, वहाँ की आर्मी ने इन्हें मान्यता नहीं दी, जिसकी वजह से उनको दुख हुआ। और उसी के साथ साथ क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पर आर्मी भेज दिया, और वो आर्मी इतना अत्याचार कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, जो उल्लेखनीय नहीं है, जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता है। वहाँ के लोग, मतलब अभी का जो बांग्लादेश है, वहाँ के लोग इतने परेशान हो गए थे कि कुछ लोग वहाँ से इंडिया में रेफ्यूजी बन के आ गए कि मुझे बचा लो, मैं अपने देश में नहीं रह सकता। अपने देशवासियों पर ये लोग इतना जुर्म करते थे। बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान की शांति पूरी तरीके से भंग हो गई थी। अब जैसा कि बांग्लादेश हमारे इंडिया से सटा हुआ है, वहाँ का बॉर्डर टच करता है, तो बांग्लादेश में शांति नहीं होने की वजह से हमारे इंडिया के कुछ राज्यों में शांति नहीं थी। अब इंदिरा गांधी जी उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने देखा कि हमारे इंडिया में पीस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इंडिया में शांति लाने के लिए जहाँ से शांति भंग हो रही है वहाँ शांति लानी पड़ेगी, मतलब बांग्लादेश में शांति लानी पड़ेगी। अब वहाँ के लोगों की हेल्प करना इंदिरा गांधी जी ने ज़रूरी समझा, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ आर्मी को भेज दिया जो उनकी हेल्प करते थे। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, शेख मुजीबर रहमान जी ने मुक्ति बाहिनी का निर्माण किया था। मुक्ति बाहिनी के लोगों ने भी पाकिस्तान के आर्मी का विरोध किया। अब इंडिया जो था, मतलब इंदिरा गांधी जी जो थे, उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए उन्हें वॉर करना पड़े, उन्हें युद्ध करना पड़े, तो भी वो रेडी हैं, क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा था। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ रहता है हरदम, चाहे वो इंडिया के ऊपर हो, चाहे वो इंडिया के दोस्त या फिर किसी भी कंट्री पर हो। लेकिन इंडिया सामने से कभी भी वॉर शुरू नहीं करता है। तो 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर कुछ बॉम्ब फेंक दिया था, जिसकी वजह से इंडिया को एक मौका मिल गया वॉर को स्टार्ट करने का।
3 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान ने वॉर शुरू किया और 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने सामने से सरेंडर किया। अब मैं आपको वो वॉर पूरा डिटेल में बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली ये वॉर हुआ क्यों था और कैसे हुआ था। जब पाकिस्तान ने सामने से सरेंडर किया तो इंदिरा गांधी जी ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री की घोषणा की कि अब ईस्ट पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट मतलब एक स्वतंत्र देश है जिसका नाम बांग्लादेश है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था जो हुआ था। अब उसके आगे देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे 1970s के दशक में। तो इंदिरा गांधी जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का रोल निभाए थे उन्होंने, और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया की पॉलिसी है कि पीसफुल पर्पस के लिए इंडिया एटॉमिक एनर्जी का यूज़ कर सकता है। तो इंडिया ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया था पोखरण में, जो कि एक एटॉमिक डिवाइस का अंडरग्राउंड टेस्ट था, और वो पोखरण राजस्थान में हुआ था 1974 में। आपको ये वाला जो लाइन है अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और 1975 में सिक्किम के लोगों ने वोट किया और उन लोगों ने इंडिया रिपब्लिक को ज्वाइन किया और इंडिया का एक फुली फ्लेश्ड स्टेट बन गया। और इसी डेकेड के दौरान गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि ये नेशनल इमरजेंसी क्यों लागू हुआ था। तो इसके लिए 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न हैं। वो 4 रीज़न्स मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये नेशनल इमरजेंसी इसलिए लागू हुआ था क्योंकि इंडिया में कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे। तो आप बस दिमाग में रखो कि नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था जो कि 2 साल तक चला था, 1975 से 1977 तक। इस टर्बुलेंट पीरियड के समय इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों की वो सस्पेंड हो गई थी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसिप्लिन्ड हो गया था और ह्यूमन राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। साल के लिए जब तक के लिए नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ है तब तक के लिए इंसान मतलब जो इंडिया का सिटीज़न है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं यूज़ कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो 2 साल तक थी, 1975 से 1977 तक, और उसके बाद इलेक्शंस हुए, फिर ये इमरजेंसी ख़त्म हुई। अब जैसे जब ये इमरजेंसी ख़त्म हुई तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज सामने आए और उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया जिसका नाम था जनता पार्टी। उस समय एक और पार्टी थी जो अभी भी है, कांग्रेस पार्टी, वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लीड की जाती थी। वो इंदिरा गांधी जी का जो टीम था, जो पार्टी था, वो हार गया था किससे? जनता पार्टी से। और फिर मोरारजी देसाई ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, लेकिन इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं था क्योंकि इनके पार्टी में खुद ही बहुत सारे दिक्कत थे। जैसा कि पहले भी आपने देखा कि ये बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ एक साथ मिलकर एक पार्टी बनाए थे, जनता पार्टी। तो अलग अलग पार्टी के होने के नाते इनके पार्टी के अंदर खुद ही इंटरनल डिफरेंसेस हुआ करता था। तो इससे मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बताती हूँ, बस आप ये समझिए कि मोरारजी देसाई जी का कार्यकाल बहुत दिन तक नहीं था। अब मोरारजी देसाई जी के बाद में चरण सिंह जी ने उनका कार्य संभाला, लेकिन इनका भी जो गवर्नमेंट था, इनका भी जो टेन्योर था वो भी छोटा ही था।
उसके बाद 1980 में फिर से इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी जी फिर से पावर में आ गई। अब 1970s का जो मेजर इवेंट था हम सब ने देखा। अब हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है हम ये देखें कि 1980s में कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। तो इस डेकेड के दौरान इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही चैलेंजेस थे। कैसे चैलेंजेस थे आइए देखते हैं। तो उस समय जो सिख थे पंजाब के वो कह रहे थे कि हम लोग इंडिया में नहीं ज्वाइन होंगे, हमें हमारा एक अलग खालिस्तान चाहिए। जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, वैसे ही हमें खालिस्तान चाहिए। उसके लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था, मूवमेंट किया था, जिसके वजह से बहुत ही वायलेंस और डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ था। और इस मूवमेंट को, ये खालिस्तान जो मांग रहे थे, ये आंदोलन का समर्थन किया था पाकिस्तान ने। अब इंडिया की जो आर्मी थी उसे भेजा गया था गोल्डन टेम्पल में, जो कि अमृतसर में स्थित है, जो सिखों का बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आर्मी को भेजा गया था 1984 में, ताकि वो टेररिस्ट्स को ढूंढे और उनको मारे, जो छुप कर वहाँ पर रह रहे थे, जो टेररिस्ट। फिर यहाँ पर बताया गया है कि इंदिरा गांधी जी के कोई पर्सनल बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। तो मैं अपनी तरफ से एक बात यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है ये बहुत ही शॉर्ट और स्विफ्ट है। देखिए अभी आपको खालिस्तान के बारे में बता रहे थे, मतलब सिख जो है उन्होंने जो आंदोलन किया था उसके बारे में बता रहे थे। अचानक से उन्होंने असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी बता दिया, तो जिसके वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यही है टेक्स्ट बुक, इसे ही फॉलो करना है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी जी के किसी पर्सनल बॉडीगार्ड ने उनको असैसिनेट किया था, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी समय के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ULFA, इन्होंने एक बहुत ही मेजर मूवमेंट शुरू किया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब जैसे कि इंदिरा गांधी जी उस समय पावर में थे, उनका असैसिनेशन हो गया, उनकी हत्या हो गई है, तो अब कोई ना कोई तो सक्सीड करेगा उन्हें, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो 1984 में राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म लाया है इंडिया में, इंडिया के इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए और इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। इन्होंने श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी को सॉल्व करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। लेकिन इन्होंने जो भी काम किया था वो कुछ ज़्यादा कारगर नहीं था, लेकिन इन्होंने किया था, तो यहाँ इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो चुका है। इन्होंने प्रमोट किया था ये आइडिया कि जो श्रीलंका है, यूनाइटेड श्रीलंका, वो तमिल लोगों को इम्पोर्टेंस दे, उनको एक कम्युनिटी बनाए। लेकिन इनका ये जो काम है ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। अब जो कांग्रेस पार्टी है, ये 1989 के इलेक्शंस में, जो जनरल इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर ये पार्टी हार गई थी और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जनता दल बनाया था, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो है प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया था। वो क्या था, उन्होंने रिजर्वेशन दिलाया था बैकवर्ड क्लासेस को, OBC को रिजर्वेशन दिलाया था। और इनका यही जो काम है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम माना जाता है। लेकिन ये भी बाकी सभी लोगों की तरह बहुत दिन तक प्राइम मिनिस्टर के पदवी पर नहीं थे। इनके बाद 1990s में देखिए, 1989 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1989 के इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने एक काम किया, वो क्या था, OBC को रिजर्वेशन दिलाना, जो आज तक चल रहा है हमारे देश में।
1990 में चंद्रशेखर जी बन गए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, और उनका गवर्नमेंट भी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। इतना बड़ा देश है, इसे चलाने के लिए एक पेशेंस आदमी चाहिए। ऐसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते हैं। तो हमें इतिहास में देखने के लिए ये मिलता है कि इंडिया में बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 1 से 2 साल में ख़त्म हो गया, क्योंकि वो कर नहीं पाए अच्छे से, या तो फिर उनके पार्टीज़ में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी। और 1991 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के समय जो श्रीलंका के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप याद कर लो, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इस डेकेड के एंड में जम्मू और कश्मीर में जो टेंशन्स हैं वो बढ़ने लगी। जम्मू कश्मीर का इशू कुछ इतना बढ़ने लगा कि अब वो जो है टेररिज्म का फॉर्म बन गया, कि वो अब इशू नहीं है, अब वो एकदम टेररिस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। और वहाँ के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थे, वहाँ कश्मीरी पंडितों को अपना जो कश्मीर का जो वैली था वो छोड़कर जाना पड़ा, उनको भगा दिया गया था। आप ये भी रीड कर सकते हैं, जाकर यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, बस बहुत ही सैड है, बहुत ही दुखद स्टोरी है। तो आज का जितना भी हमारा पोर्शन था हमने कंप्लीट किया है। मैं ये होप करती हूँ कि आज का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है आप लोगों के लिए वो यूज़फुल है। और एक बार फिर से आप ये वीडियो वापस से देख लें तो आपको काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और अगले वीडियो में चेंजेस आफ्टर 1991 पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। Thank you for watching this video, and please subscribe my channel and share my videos with your friends so that it is helpful for them also.